नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में देखेंगे अपन 7 दिसंबर 2020 को जो सेकंड शिफ्ट में दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। तो ओडिशा में और कौन से मनाया जाता है? एक तो कलिंग महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है, एक तो कलिंग महोत्सव, छऊ महोत्सव, कलिंग महोत्सव, छऊ महोत्सव, एक है शीतल षष्ठी, शीतल षष्ठी कार्निवल, शीतल षष्ठी कार्निवल, ये भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। एक पूरी है उड़ीसा में, वहाँ मनाई जाती है रथ यात्रा, रथ यात्रा पर्व, ये भी इम्पोर्टेंट है। कलिंग ध्यान रखना, छऊ ध्यान रखना, एक शीतल षष्ठी कार्निवल, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, अगर इससे पहले वाले अगर पेपर सॉल्यूशन नहीं देखे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाके ज़रूर देख लेना और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालता हूँ डेली, तो आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी। और आने वाले टाइम में जैसे जीके जीएस के लिए मैं पीपीटी फॉर्मेट में वीडियोज़ बनाऊँगा, तो वो उनकी PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन, बागवानी की एक शाखा है क्योंकि यह फसल की कटाई के समय फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। तो बागवानी नाम मत कर देना, फ्लोरिकल्चर। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, सागरीय कृषि मेरीकल्चर और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायरेश्वर मंदिर स्थित है जहाँ छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी साम्राज्य के निर्माण की शपथ ग्रहण की थी? तो वह है भोर। एक चीज़ बता देता हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट के कन्फ्यूज़न है कि हमारे जीके में स्कोर नहीं हो पाता। तो जीके में जिसके स्कोर नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक है उनकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग बहुत अच्छी होगी। दूसरी चीज़, अभी इसमें से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, तो वो तो किसी को नहीं आएंगे क्योंकि वो पुराना करंट अफेयर है, आपने पढ़ा नहीं है, तो ये 15 तो आप छोड़ ही दो। और आपको फिर इनमें 35 में से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो किसी को भी नहीं आते। तो बस यहीं से बस पेपर सॉल्यूशन का मतलब यही है कि आप यहाँ से सीखो कि आप जब एग्ज़ाम दोगे आगे वाला, तो उसमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है आपको। क्योंकि इसमें यही है, ज़रूरी नहीं है। पिछली बार 72 गई थी जनरल की, उसमें 55 वाला सेलेक्ट हो गया। वो कैसे हुआ? क्योंकि उसके नंबर बढ़ के यहाँ तक भी गए, मेरे परिचितों के बढ़े हैं, तब मुझे पता है कि ऐसे बढ़ते हैं। इसमें नॉर्मलाइजेशन में जितना कम नेगेटिव करोगे उतने अच्छे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कैसे बढ़ते हैं? नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स तब बढ़ते हैं जब आपकी शिफ्ट हार्ड हो और उसकी एक्यूरेसी भी मायने रखती है। सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है शिफ्ट हार्ड का। तो शिफ्ट हार्ड है तो आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट बढ़ेंगे नहीं, तो आपसे अगर क्वेश्चन नहीं बढ़ रहे तो आप उनको छोड़ दो, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएगा। आपका ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम तो ये वाला स्कोर रखना ही है, 50 प्लस ही रखना है। 50 से लेके 60 65 कैसे, वो पेपर पे डिपेंड करेगा। अगर पेपर की शिफ्ट इजी है, पेपर का लेवल इजी है, तो वो ज़्यादा जाएगा, नहीं ऐसे कम। तो ये वाला टारगेट रखो। तो इनमें से लगभग आपके जैसे 50 का जीके जीएस है, तो उसमें से कम कईयों के 30 आएंगे, कईयों के 25 भी आएंगे। जिनकी मैथमेटिक्स रीजनिंग अच्छी है उनके कम नंबर आएंगे। तो ऐसे 30 से 25 35 तक हो जाएंगे। फिर रीजनिंग 25 में से 25 का टारगेट रखो। आकृतियाँ आती है, आकृतियों के ध्यान से अटैम्प्ट करना और यहाँ भी प्रैक्टिस करना। रीजनिंग बहुत अच्छी आती है, 25 में 25 यहाँ स्कोर कर सकते हो। नहीं भी हो तो 20 कर लो। मैथमेटिक्स जिसकी अच्छी है वो 15 में से 15 कर सकता है। जिसकी कम वीक है जो मैथ में, वो कम से कम 6-7 क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट करता है। 10 कंप्यूटर के मिनिमम बता रहा हूँ, 5 31 तो यहीं हो गए। और जिसका मैथमेटिक्स ये वीक है तो उसका जीके अच्छा होगा, मिनिमम वो 30 तो आराम से कर देगा। तो यहाँ 61 हो गया बिना नॉर्मलाइजेशन के, और नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकता है। तो यही आपको पेपर देखने में, रणनीति में काम में लेना है कि बस कैसे पेपर आते हैं, कैसे कैसे मेरे को पढ़ना है और कैसे मैं पेपर अटेम्प्ट करूँगा। फिर है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1954 में की गई थी। फिर है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा था? तो ये बिठूर पर भेजा था। मैंने बताया कि हर पेपर में पूछा जाता है आंग्ल युद्ध। तो एक तो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध,
और एक हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध। दोनों इंपॉर्टेंट है। आंग्ल मैसूर तो हुए थे कुल 4 युद्ध और आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे कुल 3। तो आज इसमें देखते हैं, मैं बता दूं आपको आंग्ल मराठा युद्ध। तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ था 1775 में, दूसरा हुआ था 1803 में और तीसरा हुआ था 1817 में। फिर ये समाप्त आंग्ल जितने भी ये युद्ध हुए थे ये संधियों द्वारा समाप्त हुए थे। तो फिर ये हुआ था 1782 में सालबाई की संधि द्वारा समाप्त। ये भी इंपॉर्टेंट है, पीछे दिल्ली पुलिस में पूछी भी गई है पीछे वाले पेपरों में। सालबाई की संधि द्वारा 1782 में। और ये हुआ था 1805 में, 1805 में देवगांव की संधि से। ये दोनों संधियाँ ध्यान रखनी है, देवगांव की संधि में। और ये युद्ध हुआ था समाप्त, ये हुआ था 1818 में। तो पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो सालबाई की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो देवगांव की संधि द्वारा समाप्त हुआ था और ये हुआ था 1818 में समाप्त। फिर पूछा जाता कि पेशवा कौन था भाई? तो जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें पेशवा था माधव नारायण। पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था माधव नारायण। और दूसरे और तीसरे में पेशवा था तो वह था बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड। और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में बाजीराव को पेंशन देके बिठूर भेज दिया गया था। चलो अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक, लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था बहलोल लोधी। अब देखो लोधी वंश किससे संबंधित है? तो सल्तनत काल से संबंधित है। सल्तनत काल और मुगल काल, इनसे क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाते हैं। ये मैं आपको बहुत अच्छा कराऊंगा पीपीटी फॉर्मेट में, जिससे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, उसको रिवीजन हो जाएगा आपके। उस जो पीडीएफ मिले उसको अपने नोट्स में डाल देना आपको। तो सल्तनत काल में, सल्तनत काल रहती है 1206 से 1206 ईस्वी से लेके 1526 का काल था, वो सल्तनत काल था। और इसमें कुल 5 वंशों ने शासन किया। वो कैसे? वो ट्रिक है, GKTSL, GKTSL लिखना है। जी का मतलब गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। अब आपसे पूछे सल्तनत काल का पहला वंश कौन सा? तो वो गुलाम वंश था। अंतिम वंश कौन सा था? तो लोधी। गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर है खिलजी का, खिलजी वंश का संस्थापक था वो था JK यानी जलालुद्दीन खिलजी। फिर तुगलक वंश का संस्थापक था तो वो था GT यानी गयासुद्दीन तुगलक। फिर सैयद का खिजर खां, और ये लोधी वंश का आपसे पूछा ही है अभी। तो ये तो हो जाएगा बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ये 3 जने में पढ़ने हैं आपको। और ये 1206 से 1526 तक कुल 5 वंशों ने या 5 वंश शासकों ने शासन किया था सल्तनत काल में। और ये भी पूछा जाता है कितने किया, किसने ज़्यादा किया, किसने कब से कब तक। तो ये भी ध्यान रखना है। तो 1206 से 1290 तक तो रहता है गुलाम। फिर 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 51 और 1451 से 1526 तक लोधी वंश, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। तो ऐसे करके आपको पढ़ने हैं। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा? निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? तो वो लिखा है अनीता देसाई ने। एक चीज़ और, करंट अफेयर आपको 1 साल का अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। करंट अफेयर ऊपर से नहीं आता है, करंट अफेयर बहुत डेप्थ में आता है दिल्ली पुलिस में। और सिलेक्शन का आधार करंट, रीजनिंग और कंप्यूटर ही है। बाकी जीके तो जिसको आएगा वो सबको आएगा जिसने पढ़ा है। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना आप आराम से, और अपनी रणनीति अच्छे से सेट करो। फिर है सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों को प्रबंधन करती है, तो वह है राजकोषीय नीतियाँ। फिर अगला क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन इस्पात और लोहे को की एक पतली परत के साथ विलेपन करके जंग से बचाने का एक तरीका है, तो है जस्ता। चलो अगला क्वेश्चन है, AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है,
तो AIIB का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो वह है कर्णाली नदी। फिर अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध अम्बुवाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो अम्बुवाची मेला प्रतिवर्ष मनाया जाता है वो गुवाहाटी में। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया? तो 1946 में। और संविधान सभा की 1946 में 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन, जतिन परांजपे और आनंद वासु द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षक पर आधारित है? तो वह है वासु प्रांजपे। तो ऐसा काम नहीं करना है। अब बिल्कुल अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं है जो मन में आए वैसे तुक्के मार रहे हो, तुक्कों में कभी सिलेक्शन नहीं होता। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में केओ क्राडोंग नाम की सबसे ऊंची चोटी है? तो वह है बांग्लादेश। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? हर पेपर में RBI के बारे में पूछा जा रहा है, हर पेपर में। तो ये किया गया था 1969 में। 1935 में तो RBI की स्थापना हुई थी और 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करके बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया? तो वह 69वां संविधान संशोधन। फिर अगला क्वेश्चन, 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है? तो वह कैल्शियम कार्बोनेट। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय योजना आरंभ की गई? तो वह प्रधानमंत्री जन धन योजना। अभी केवल अपन पेपर को देखेंगे, सॉल्यूशन कुछ एक करवाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। और इसके अलावा मैं जो वीडियो लेके आऊँगा जो जीके पे आधारित होंगे, जिसमें आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और कुछ चीज़ें ऐसी जो जिसमें दिक्कत आ सकती है उनमें ट्रिक के हिसाब से मैं याद करवाने की कोशिश करूँगा। तो अभी तो केवल अपन यही देखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी लड़के ऐसे हैं जिनको केवल क्वेश्चन ही देखना है, उनको व्याख्या में इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने स्तर पर तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए अपन ज़्यादा इसमें डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। फिर है, बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो है बड़ा इमामबाड़ा, यह लखनऊ में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है। नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वापस आ गया सल्तनत काल वाला। सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो ये 5 राजवंशों ने शासन किया था। और कैसे याद रखना क्रम? तो GKTSL, ये क्रम ध्यान रखना है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, तुगलक वंश के बाद में सल्तनत काल में किस वंश ने शासन किया था? तो सैयद ने, सैयद के बाद में लोधी ने। और सबसे पहले किसने किया? गुलाम ने। सबसे अंत में किसने किया? लोधी ने। और इसका संस्थापक बहलोल लोधी था, इसका कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ऐसे करके आपको ध्यान ही रखना है। ये 1206 से 1290, यानी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश का शासन कब से कब तक किया? तो 1206 से 1290। फिर खिलजी 1290 से 1320। ऐसे करके आपको सारे याद करने। तो अगला क्वेश्चन है, को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण
कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है, तो वह है लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा रंग का कोयला भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल यानी फीफा, फीफा का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो फीफा का मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित महिला सेना अधिकारियों में से किसे मार्च 2020 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के द्वितीय सर्वोच्च पद पर पदोन्नत किया है? तो वह माधुरी कानिटकर, माधुरी कानिटकर। फिर अगला क्वेश्चन, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? तो वह 13 समितियां। अब देखो 15 क्वेश्चन तो आज एवरेज आते हैं आपके करंट अफेयर के, और 6 से 7 क्वेश्चन पॉलिटी के। तो यहाँ से पॉलिटी वाला स्कोर आप कर सकते हो आराम से। पॉलिटी पढ़नी है और जीके जरूर पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री तीनों पार्ट पढ़ने, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और इन तीनों का मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लगभग 80 से 90% क्वेश्चन सही हो जाएं जीके में। हिस्ट्री के तीनों पार्ट की बता रहा हूँ। और करंट अफेयर के भी मैं क्वेश्चन टेलीग्राम पर बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले हैं, तैयारी तक टेलीग्राम है, सेम लोगो है, वो वाला आप ज्वाइन जरूर कर ले। उसमें मैं डेली क्वेश्चंस डालता हूँ करंट अफेयर के। फिर अगला क्वेश्चन है, चकमा जाति है, चकमा जातीय लोगों के लिए 1972 में भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सीएडीसी का गठन किया गया। सीएडीसी का पूरा नाम क्या है? तो चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इसका पूरा नाम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा और विनियमन बोर्ड सेबी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो 1992 ये अधिनियम है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? तो ये होती है पोलियो। फिर अगला क्वेश्चन है, इयान बेल ने 2020 में पेशेवर क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? वह है इंग्लैंड के खिलाड़ी। मतलब खेल से और पुरस्कार से तो आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, पूरा 1 साल का बहुत अच्छे से देखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने तलछट युक्त जल संभर है जो कि 3.4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आवट करते हैं? तो वह है 26। फिर अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसीमन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को कहा जाता है? तो वह विनिवेशन कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला है वह है कल्पना चावला। फिर अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने में सहायता करने के लिए एडोब के साथ एक युक्तिपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है? तो वह एचडीएफसी बैंक। फिर अगला क्वेश्चन, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे सर मोहम्मद इकबाल। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो 1905 में क्या हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1907 में क्या हुआ था? 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। 5 में बंगाल का विभाजन हुआ। तो बंगाल का विभाजन रद्द कब किया गया? तो 1911 में किया गया। किसके समय किया गया? लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के समय। लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के समय। तो लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के समय 1912 में क्या हुआ? तो 1912 में हुआ था राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। तो ऐसे करके आपको पढ़ना है जोड़ के, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। एकदम शार्प रिवीजन करना है फटाफट जोड़ के। एक चीज़ और जीके में जो चीज़ आपको याद करनी है, अगर आपको याद नहीं हो रही है तो जैसे मान लो 5 कोई चीज़ें हैं, उनको एक बार देखो, फिर तुरंत
कुछ ही सेकंडों में आंखें बंद करके उनको माइंड में सोचो, तो वो अपने आप ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी और आपको लंबे समय तक याद भी रहेगी। ऐसा हर बार करना, जैसे रिवीजन करो आपको बार बार ऐसे करना है। फिर अगला क्वेश्चन है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किया था गोमोदर कंवर ने। और ये अहोम विद्रोह हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था असम में। अहोम विद्रोह हुआ था, ये हुआ था असम में। फिर एक और पूछा जाता है, एक सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह ये कहाँ हुआ था? तो ये बीबी में हुआ था, मतलब बिहार और बंगाल में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था दिरजी नारायण ने। इसका नेतृत्व किया था दिरजी नारायण ने, तो ये भी ध्यान रखना है। और एक हुआ था कोल आंदोलन बोला जाता है या कोल विद्रोह भी बोला जाता है। ये हुआ था छोटा नागपुर में। कोल आंदोलन हुआ था छोटा नागपुर में। और इसका नेतृत्व भी किसने किया था? इसी ने किया था, गोमोदर कंवर ने। मतलब अहोम विद्रोह और कोल विद्रोह इन दोनों का नेतृत्व किया था गोमोदर कंवर ने। अहोम हुआ था असम में और कोल हुआ था छोटा नागपुर में। तो आगे अब कैसे भी पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट एग्जाम में ये सब पूछ ले कि असम में कौन सा विद्रोह हुआ था या अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन फिक्स है, कभी उसके अगल बगल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 में निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो ये MS धोनी ने। मतलब खेल से यही रिटायरमेंट के 2 क्वेश्चन इसी पेपर में पूछ लिए गए। फिर अगला क्वेश्चन, लोमस ऋषि गुफा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सबसे सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये लोमस ऋषि की गुफा है बिहार राज्य में। फिर अगला क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है? तो यह है तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में। फिर अगला क्वेश्चन, श्री जयवर्धनपुरा कोटे निम्नलिखित में से किस देश की वैधानिक राजधानी है? तो यह है श्रीलंका की। फिर अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो संविधान सभा के सचिव थे HVR अयंगर। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष तो थे राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा और HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर अगला, महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदान किया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल से में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो वह हॉकी में। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है ये। फिर अगला क्वेश्चन है, झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? झिझिया, तो यह है बिहार का। झिझिया बिहार राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? तो यह है जीवाश्म ईंधन। फिर अगला क्वेश्चन, बैंक बोर्ड ब्यूरो ने दिनेश खारा को 20 अक्टूबर से निम्नलिखित में से किस बैंक का आगामी अध्यक्ष नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो वह है भारतीय स्टेट बैंक। फिर अगला क्वेश्चन, 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी? तो है सुरबहार। अन्नपूर्णा देवी का संबंध था तो सुरबहार वाद्य यंत्र से। फिर अगला क्वेश्चन है, दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती है? तो वह है फेनी नदी। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में नेताओं में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया? मतलब उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 3री बैठक हुई थी। तो पहली बैठक कब हुई? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी कब हुई थी?
तो वह 11 दिसंबर यानी कि हर एक दिन छोड़ के। तीसरी हुई थी 13 दिसंबर को, और इसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, और इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। फिर है लास्ट क्वेश्चन जीके जीएस का। चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? तो है बांग्लादेश में। अब देखेंगे अपन 10 क्वेश्चन कंप्यूटर, और फिर एक मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वही डेट वाइज, जिसमें उसको सॉल्यूशन भी कराएंगे पूरा। पार्ट 4 है कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें पास आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही पड़ेंगे। फिर तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल है? तो वह है डोमेन नेम ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है? तो वह काउंटिफ। तो ये ध्यान रखना, सेम दिखेंगे चारों ऑप्शन, ये काउंटिफ का नोट ही कर लेना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। फिर अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता? तो ये क्विक टेबल, ड्रा टेबल और इंसर्ट टेबल है। रिमूव हेडर ये नहीं होता, तो ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+W। डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए Ctrl+W प्रेस करते हैं। तो Ctrl+S सेव करने के लिए Ctrl+S, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए Ctrl+N, और Ctrl+M है इंडेंट क्रिएट करने के लिए, यानी पैराग्राफ में इंडेंट देने के लिए। पैराग्राफ में ये भी इंपॉर्टेंट है, Ctrl+M। पैराग्राफ में इंडेंट देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+M शॉर्टकट कुंजी का। फिर एक देखो, MS वर्ड में Ctrl+M का अलग काम है, और पावर पॉइंट में ये भी ध्यान रखना, पावर पॉइंट में Ctrl+M का अलग काम है। तो पावर पॉइंट में Ctrl+M का मतलब होता है वर्तमान स्लाइड में नई स्लाइड ऐड करना। जो स्लाइड चल रही है उसमें नई ब्लैंक स्लाइड ऐड करने के लिए Ctrl+M प्रेस करते हैं। तो ये दोनों के अलग अलग काम हो गए। MS वर्ड में Ctrl+M का तो होता है इंडेंट के लिए, पैराग्राफ में इंडेंट देने के लिए Ctrl+M, और पावर पॉइंट में वर्तमान जो स्लाइड चल रही है उसमें ब्लैंक स्लाइड ऐड करने के लिए Ctrl+M प्रेस किया जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है? तो है वेबसाइट। कंप्यूटर में भी वही बात है, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे बहुत खतरनाक, उनको अटेम्प्ट नहीं करना आपको। जो आ रहे हैं, जो बेसिक क्वेश्चन 3 से 4 वो ऐसे हो जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ोगे तो एक्स्ट्रा 2-3 कवर कर लोगे। निम्न में किसी कमांड में जुड़े आइकन या चित्र MS एक्सेल के दिखाई देंगे? तो है टूल बार में। फिर अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल एक सेल में डाटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो ये आराम से देख लो, Ctrl+Arrow, तो इससे एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस टैब में फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, फ़ॉन्ट बदलना है, टेक्स्ट का साइज़ बदलना है, जैसे फॉर्मेटिंग टास्क किए जाते हैं तो वो होम मेनू में किए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है? तो है डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, यानी DSL। आपसे ये भी पूछ सकता है कि DSL का पूरा नाम बताओ, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और ये घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका अंतिम क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो मिनी टूल बार दिखाई देता है। तो ये हो गए कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन हो गए GK GS के। अब इन 60 में से आपका टारगेट होना चाहिए 35 से 40 का स्कोर कम से कम करें। यहाँ से इतना कर लोगे तो फिर रीजनिंग में आप 20+ आराम से कर दोगे। तो यहाँ हो गए आपके 55, और मैथमेटिक्स जिसकी अच्छी है वो 10 कर देगा, जिसकी कम है वो 5 कर देगा। तो
वही है कि आपके एवरेज यहाँ 60 बैठ रहे हैं तो यहाँ इसके 50 ही होंगे, तो यहाँ 60, मतलब एवरेज लगभग ये 60 के आसपास रहता है। नॉर्मलाइजेशन में फिर ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ये वाला आपको ध्यान रखना है। और साथ ही चैनल का जो ओपन करते हैं आप कम्युनिटी टैब है, कम्युनिटी में मैं हर दिन क्वेश्चन डालता हूँ, तो वहाँ जाके आप क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करा करो। और साथ ही टेलीग्राम चैनल भी, जिसमें करंट अफेयर के डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।